डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूएस, इजराइल और ईरान की जंग 5वें दिन भी तेज। ईरान पर अमेरिका के हमले तेज। ट्रंप ने कहा जंग कई हफ्तों तक चल सकता है। मोस्तफा को चुना गया ईरान का नया सुप्रीम लीडर। रांची में डिप्टी मेयर पद चुनाव की सरगर्मी तेज। पार्षदों से संपर्क साधने की कवायद। दलों ने की रणनीति बनानी शुरू। देश मना रहा है धूमधाम से रंगों का त्योहार होली। गुलाल, अबीर और रंगों की होली से सराबोर माहौल। सुरक्षा की व्यवस्था भी दुरुस्त। वृंदावन में भी आज होली की धूम। उत्साह और भक्ति में डूबे राधा कृष्ण के भक्त। देश विदेश से आए भक्तों में भी चढ़ा रंगों का खुमार। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेद। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर से। पश्चिम एशिया की धरती पर जंग की आहट अब और तेज हो गई है। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर लगातार हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई 5वें दिन भी जारी है। बमबारी तेज है और ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि ये अभियान कई हफ्तों तक चल सकता है। ऐसे में हालात बिगड़ते देख अमेरिकी गृह विभाग ने पश्चिम एशिया छोड़ना चाहने वाले अमेरिकियों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर धमाके गूंजे उठे हैं। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक पिछले 1 घंटे में शहर के अलग अलग हिस्सों से विस्फोट की आवाजें सुनी गई हैं। इसी बीच इजरायली सेना ने कहा है कि उसने ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट, डिफेंस सिस्टम और दूसरे मिलिट्री ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए हैं। आपको बता दें, पश्चिम एशिया की धरती पर जंग की आहट अब और तेज हो गई है। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर लगातार हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई 5वें दिन भी जारी है। बमबारी तेज है और ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अभियान कई हफ्तों तक चल सकता है। ऐसे में हालात बिगड़ते देख अमेरिकी गृह विभाग ने पश्चिम एशिया छोड़ने चाहने वाले अमेरिकियों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर धमाके गूंज उठे हैं। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक पिछले 1 घंटे में शहर के अलग अलग हिस्सों से विस्फोट की आवाजें सुनी गई हैं। इसी बीच इजरायली सेना ने कहा है कि उसने ईरान में मिसाइल लॉन्च साइट, डिफेंस सिस्टम और दूसरे मिलिट्री ठिकानों पर बड़े पैमाने पर हमले शुरू किए हैं। पश्चिम एशिया की धरती पर जंग की आहट अब और तेज हो गई है। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर लगातार हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई 5वें दिन भी जारी है। इसी बीच ईरान ने अपना नया सुप्रीम लीडर चुन लिया है। मोस्तफा को ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुना गया है। पांचवें दिन भी हमले जारी हैं। पश्चिम एशिया की धरती पर जंग की आहट और तेज हो गई है। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर लगातार हमले और ईरान की जवाबी कार्रवाई 5वें दिन भी जारी है। बमबारी तेज है और ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अभियान कई हफ्तों तक चल सकता है। ऐसे में हालात बिगड़ते देख अमेरिकी गृह विभाग ने पश्चिम एशिया छोड़ना चाहने वाले अमेरिकियों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर धमाके गूंज उठे हैं। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक पिछले 1 घंटे में शहर के अलग अलग हिस्सों से विस्फोट की आवाजें सुनी गई हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह जी हमारे साथ जुड़ गए। मनीष जी, क्या जानकारी है? यूएस, इजराइल और ईरान की जंग 5वें दिन भी तेज है। लगता है संपर्क टूट गया है। दोबारा मनीष जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें, पश्चिम एशिया की धरती पर जंग की आहट अब और तेज हो चुकी है। इजराइल और अमेरिका के ईरान पर लगातार हमले नहीं रुक रहे हैं और ईरान भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है।
पांचवें दिन भी ये हमले जारी हैं, बमबारी तेज है और ट्रंप ने संकेत दिए हैं कि अभियान कई हफ्तों तक चल सकता है। ऐसे में हालात बिगड़ते देख अमेरिकी गृह विभाग ने पश्चिम एशिया छोड़ने चाहने वाले अमेरिकियों के लिए तैयारी शुरू कर दी है। ईरान की राजधानी तेहरान में एक बार फिर धमाके गूंज उठे हैं। ईरान की समाचार एजेंसी तस्नीम के मुताबिक पिछले 1 घंटे में शहर के अलग अलग हिस्सों से विस्फोट की आवाजें सुनी गई हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे इनपुट हेड मनीष राज सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ जानकारी है? यूएस, इजराइल और ईरान की जंग 5वें दिन भी तेज है। जी, अमेरिका इजराइल का ये जो संयुक्त सेनाएं हैं वो ईरान को लगातार निशाना बना रही हैं और उनकी कोशिश यही है कि ईरान जल्दी से जल्दी वो समझौते की टेबल पर आ जाए। और जैसा कि उनका कहना है कि ईरान न्यूक्लियर फैसिलिटी की जो उनकी शर्त है उस शर्त को छोड़ दे, लेकिन ईरान अभी भी अपने वजूद के लिए लड़ रहा है। और उसका जो सबसे बड़ी ताकत है ईरान की, जो परेशानी कर रही है अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सेना को, वो मोज़ाइक पैटर्न से मिसाइल हमले कर रहा है। मोज़ाइक पैटर्न ये होता है कि पूरे देश में जगह जगह से, कहीं जो सैनिक अड्डे भी नहीं है वहां से मोबाइल लॉन्चर से मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। और ईरान इसी का उपयोग कर रहा है, जिसकी वजह से अमेरिकी और इजराइल की सेनाओं को यह पैटर्न समझने में दिक्कत हो रही है कि आखिर मिसाइल छोड़े कहां से जा रहे हैं। और इसी का फायदा उठा रहा है ईरान। ईरान की मिसाइल जो है वह बहुत कम कीमत की है, जबकि उसके मुकाबले अमेरिका और इजराइल की जो मिसाइलें हैं, जो ईरान की मिसाइलों को खत्म करने के लिए लगी हैं, वो काफी 10 गुनी ज्यादा कीमत लग रही है। ऐसे में अमेरिका और इजराइल को काफी ये लड़ाई जो है काफी महंगी पड़ रही है। लेकिन फिर भी ईरान जो है अपने सुप्रीम लीडर खामेनेई की मौत के बाद भी इस हमले को आगे जारी रखना चाह रहा है। और आज जो खबर आ रही है कि आयतुल्लाह खुमैनी के जो बेटे हैं वह नए सुप्रीम लीडर के रूप में चुन लिए गए हैं। कुछ ही दिनों में उनकी जो कमान है वो उनके हाथ में सौंप दी जाएगी और उसके बाद हो सकता है कि इस लड़ाई को और तेजी मिले। इस बीच जो खबर आ रही है कि मध्य एशिया के जो बाकी मुस्लिम देश हैं, जो कि मुस्लिम ब्रदरहुड का दावा करते थे, उनमें ईरान के हमलों के बाद से एक तरह की दरार पैदा हो गई है। वह देश जो है बाकी देशों की तरफ से ईरान पर हमला करने से बच रहे हैं। हालांकि ईरान उन जो हमले कर रहा है मध्य एशिया के मुस्लिम देशों पर, उससे उनको काफी नुकसान भी हो रहा है। लेकिन उनका कहना है कि ये यदि हम लोग विपरीत तरीके से हमले करेंगे तो यह लड़ाई काफी आगे बढ़ेगी। लेकिन अमेरिका का जो डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है राष्ट्रपति का, वो कहना है कि अब जो है मध्य पूर्व के जो उनके अमेरिकी सहयोगी देश हैं वह इस लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में मैं आपको बता दूं कि यदि ऐसा हुआ तो यह लड़ाई लंबी खींचने वाली है। जी, E3 देशों की इस लड़ाई में जुड़ने की खबर है, लेकिन भारत का इस पर क्या स्टैंड है? देखिए, भारत का जो रवैया है वो शुरू से यह रहा है कि कुछ निरपेक्षता का। प्रधानमंत्री, जब भारत के प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे, उसी वक्त उन्होंने यह कह दिया था कि हम किसी भी ताकतवर देश के पक्ष में अपनी नीतियों को नहीं चलाएंगे, हम कुछ निरपेक्ष रहेंगे। उसके बाद जो भी प्रधानमंत्री आए, चाहे वो दूसरी पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी हो, चाहे वर्तमान प्रधानमंत्री, इसी नीति पर चलना सही है और भारत के लिए यह अच्छा भी है। किसी भी देश के पक्ष में उनका बयान नहीं है। भारत का कहना यह है कि हम हमेशा से शांति के पक्षधर रहे हैं। बड़ी से बड़ी समस्या को शांति से की मेज पर ही सुलझाया जा सकता है। और भारत ने, प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 3 दिनों में मध्य एशिया के लगभग सभी देशों के राष्ट्राध्यक्षों से बात की है और उनसे कहा है कि शांति की कोशिशें जारी रहनी चाहिए और उन देशों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा का भी आश्वासन इन्होंने लिया है। और ऐसे में मैं बता दूं आपको कि जो मध्य पूर्व एशिया में भारतीय रह रहे हैं, उनकी निकासी का रास्ता भी एक तरह से मोदी ने निकाल लिया है और वो साफ हो गया है। कुछ देशों से फ्लाइट्स इंडिया में आई भी हैं और वहां जो बाकी यात्री हैं उनको भी जल्दी निकाल लिया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष जी तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
अगली बड़ी खबर झारखंड से। रांची नगर निगम चुनाव संपन्न होने और नई मेयर रोशनी खलको के निर्वाचित होने के बाद अब उप महापौर यानी डिप्टी मेयर के चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर राजनीति का केंद्र अब डिप्टी मेयर की कुर्सी पर आ टिका है, जिसके लिए विभिन्न दलों ने रणनीति बनानी शुरू कर दी है। डिप्टी मेयर चुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस और झामुमो अपने अपने समर्थित पार्षदों के सहयोग से तैयारियों में जुट गए हैं। निर्वाचित पार्षदों से संपर्क साधा जा रहा है और होली मिलन समारोह के बहाने उन्हें आमंत्रित कर समर्थन जुटाने की कोशिशें की जा रही हैं। राजनीतिक गलियारों में सक्रियता स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार 4 से 5 पार्षद उप मेयर पद के लिए सक्रिय रूप से दावेदारी कर रहे हैं। इनमें कुछ ऐसे चेहरे भी शामिल हैं जो पूर्व में पार्षद रह चुके हैं और नगर राजनीति में अपनी पकड़ मजबूत करने का प्रयास कर रहे हैं। दावेदार व्यक्तिगत रूप से पार्षदों से संपर्क कर समर्थन सुनिश्चित करने की कोशिश में लगे हुए हैं। नगर राजनीति में बंद कमरों में बैठकों और गुप्त संवादों की चर्चाएं जोरों पर हैं। डिप्टी मेयर की कुर्सी को लेकर संभावित लेन देन और समर्थन की सौदेबाजी की फुसफुसाहटें भी सुनाई दे रही हैं। हालांकि इन अटकलों की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, फिर भी राजनीतिक हलकों में कयासों का दौर जारी है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो हेड अजय सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, आपसे जानना चाहेंगे, डिप्टी मेयर पद चुनाव की सरगर्मी रांची में तेज हो चुकी है, क्या कुछ जानकारी है, साझा कीजिए। 48 यानी 48 नगर निकाय चुनाव हुए हैं, तो जिसमें 9 नगर निगम पे 20 नगर परिषद और 19 नगर पंचायत रहे हैं। तो इनमें जो अध्यक्ष पद यानी अध्यक्ष पद मेयर और अध्यक्ष पद का जहां पे नगर निगम है वहां अध्यक्ष होते हैं, मेयर होते हैं, बाद बाकी वो अध्यक्ष होते हैं। तो इन जगहों पर जो चुनाव तो हो गया, अब जो है उपाध्यक्ष पद पर जो है, चूंकि ये उपाध्यक्ष पद की बारी आ रही है, तो ये झारखंड में इस बार जो है वो दलीय समर्थन से चुनाव हुआ है। तो जो तमाम दल हैं वो अपने उपाध्यक्ष के लिए अब जोर लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए तरह तरह के हथकंडे भी अपनाए जा रहे हैं। इसका कारण एक ये भी है, चूंकि इस बार जो नगर निगम के जो चुनाव हुए हैं, तो नगर निगम में इस बार जो पहले जो भाजपा जो परंपरागत बहुत जो 2-4 सीटें जो भाजपा की परंपरागत सीट रही थी, उसको भी जेएमएम ने सेंध लगा ली और 2 जैसे देवघर और गिरडी, ये नगर मेयर का जो ये था पद था, उसमें चुनाव के सफलता में उसमें चिन्हमारी कर ली और वहां से वो विजय हासिल किए। और लबोलुभाव ये है कि जो पहले जो नगर पालिका चुनाव में जो भाजपा का जो परंपरागत सीट रहता था यानी बढ़त रहती थी, वो इस बार घटा है। हाँ, ये बात दिक्कत है। अब जो है जो उपाध्यक्ष पद की जो तैयारी जो चल रही है, उसमें सारे दल के लोग जो चाह रहे हैं कि हमारे जो है अध्यक्ष पद पर पहले से तो थे ही, अब जो किसी भी तरीके से एन प्रकार वो जो है उपाध्यक्ष पद को हथिया लिया जाए। चूंकि इस जो उपाध्यक्ष पद का जो चुनाव होता है, वो जो वार्ड पार्षद होते हैं वो वोट डालते हैं। तो अब वार्ड पार्षदों को तमाम जो जितने भी नगर निकाय चुनाव के हैं, तमाम वार्ड पार्षद जो है वो उनको लुभाने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। और पार्टियां खास करके इसमें से देखा जाए तो कांग्रेस से लेके जेएमएम से लेके भाजपा से लेके सभी दल के नेता और विधायक, तमाम मंत्री लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं और ये लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि अपने दल के समर्थित जो व्यक्ति है वो उपाध्यक्ष पद पर काबिज हो जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अजय, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। पश्चिम एशिया के आसमान में मंडराते बारूदी बादलों और इजराइल ईरान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव ने खाड़ी देशों में रह रहे लाखों भारतीयों की धड़कनें बढ़ा दी हैं। लेकिन इस भीषण अनिश्चितता के बीच भारत सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि दुनिया के किसी भी कोने में फंसा भारतीय अकेला नहीं है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति यानी कि CCS की आपसी बैठक के बाद भारत ने अपने नागरिकों को निकालने के लिए एक विशाल एयरलिफ्ट ऑपरेशन शुरू कर दिया है। मार्च 2026 का पहला सप्ताह इतिहास में भारत के सबसे चुनौतीपूर्ण बचाव अभियानों में से एक के रूप में दर्ज हो रहा है। ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों और जवाब में इजरायली वायुसेना की गतिविधियों के कारण इस क्षेत्र का हवाई क्षेत्र एयर स्पेस लगभग बंद होने की कगार पर है। इस तनावपूर्ण माहौल के बीच भारत ने जेदा, दुबई और दोहा को निकासी केंद्र यानी कि इवैक्यूएशन हब्स बनाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के आपसी तालमेल से एयर इंडिया और इंडिगो के विमानों को विशेष राहत मिशन पर लगाया गया है। 3 मार्च 2026 की आधी रात को जेदा के किंग अब्दुल अजीज हवाई अड्डे से 10 विशेष विमानों ने उड़ान भरी है। सोमवार को जब पहली निकासी उड़ान दिल्ली और कोच्चि के हवाई अड्डों पर उतरी तो वहां का नजारा बेहद भावुक था। महीनों से तनाव के साए में जी रहे छात्रों और कामगारों ने भारत की धरती को चूमकर अपनी राहत व्यक्त की। एक छात्र ने बताया, वहां सायरन की आवाजें डरा रही थी, लेकिन तिरंगा देखते ही हमें भरोसा हो गया कि हम सुरक्षित घर पहुंच जाएंगे। यह ऑपरेशन आसान नहीं है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी के अनुसार मिड एयर रिवर्सल हवाई क्षेत्र बंद होने के कारण विमानों का बीच रास्ते से मुड़ना जैसी घटनाएं बड़ी चुनौती बन रही हैं। इसके बावजूद कतर में फंसे 8,000 भारतीयों और अन्य खाड़ी देशों में मौजूद नागरिकों के लिए भारतीय दूतावासों ने 24 घंटे कंट्रोल रूम सक्रिय कर दिए हैं। राज्य सरकारें भी इस मिशन में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं। कर्नाटक, पंजाब और केरल ने हवाई अड्डों पर विशेष डेस्क बनाए हैं ताकि घर वापसी करने वाले नागरिकों को उनके पैतृक गांवों तक सुरक्षित पहुंचाया जा सके। भाजपा ने आगामी राज्यसभा चुनावों के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। बिहार से नितिन नवीन और शिवेश कुमार को राज्यसभा चुनाव के लिए नामित किया गया है। भाजपा ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपने 9 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बिहार से भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन राज्यसभा के लिए प्रत्याशी घोषित हुए हैं। इसी के साथ अन्य 8 उम्मीदवारों के नाम का भी ऐलान किया गया है। राज्यसभा के लिए बीजेपी ने 9 उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बिहार से पार्टी ने 2 उम्मीदवारों के नाम तय किए हैं। इनमें नितिन नवीन और शिवेश कुमार शामिल हैं। असम तेराश गोवाला और जोगेन मोहन को उम्मीदवार बनाया गया है। छत्तीसगढ़ से भाजपा ने लक्ष्मी वर्मा को राज्यसभा उम्मीदवार घोषित किया है। हरियाणा से संजय भाटिया को राज्यसभा चुनाव के लिए पार्टी का उम्मीदवार बनाया गया है। ओडिशा से भाजपा ने 2 नामों की घोषणा की है। इनमें प्रदेश अध्यक्ष मनमोहन सामल और सुजीत कुमार शामिल हैं। पश्चिम बंगाल से भाजपा ने राहुल सिन्हा को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। राज्यसभा चुनाव 2026 की नामांकन प्रक्रिया में केवल 1 दिन बाकी है। बिहार की 5 सीटों के लिए एनडीए और आरजेडी के बीच मुकाबला है। बिहार समेत 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों पर 16 मार्च को चुनाव होने हैं। बिहार की 5 सीटों के लिए अधिसूचना 26 फरवरी को जारी हुई थी। नामांकन की आखिरी तारीख 5 मार्च है। 3 और 4 मार्च को होली की छुट्टी के कारण नामांकन के लिए केवल 5 मार्च का दिन बाकी बचा है। बिहार से जिन 5 राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल अप्रैल में समाप्त हो रहा है, उनमें राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर, प्रेमचंद गुप्ता, अमरेंद्र धारी सिंह और उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं। इनमें हरिवंश और रामनाथ ठाकुर जेडीयू, प्रेमचंद गुप्ता और अमरेंद्र धारी आरजेडी और उपेंद्र कुशवाहा रालोमो के प्रतिनिधि हैं। अगली बड़ी खबर, देश भर में रंगों का त्योहार होली आज व्यापक उत्साह और आनंद के साथ मनाया जा रहा है। धार्मिक पंचांग के अनुसार इस वर्ष रंग वाली होली मनाई जा रही है, जबकि पहले दिन होलिका दहन 3 मार्च को हुआ था, जो बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक है। भारतीय संस्कृति में ये पर्व वसंत के आगमन और सामाजिक एकता का प्रतीक भी माना जाता है। आज सुबह से ही लोगों ने अपने घरों में पारंपरिक तरह गुलाल, अबीर और रंगों की तैयारी शुरू कर दी है।
दोस्तों और परिवार के सदस्यों ने एक दूसरे को रंग लगाकर और शुभकामनाएं भेजकर त्योहार का आनंद लिया। सोशल मीडिया और संदेशों पर हैप्पी होली के हजारों संदेश और चित्र साझा किए जा रहे हैं। एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि AWBI ने एक सार्वजनिक अपील जारी की है, जिसमें अनुरोध किया गया है कि होली उत्सवों के दौरान जानवरों को किसी भी तरह की हानि, डर या चोट से बचाया जाए। तेज आवाज, पानी के गुब्बारे और रंगों का उपयोग पशु पक्षियों के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए लोगों से संवेदनशील और क्रूरता मुक्त उत्सव मनाने की सलाह दी गई है। शहरी क्षेत्रों में मेट्रो जैसे सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में भी बदलाव देखने को मिल रहे हैं, जिससे लोग सुरक्षित रूप से अपनी यात्रा और उत्सव का आनंद ले सकें। कई स्थानों पर रुकझुक कार्यक्रमों का संगीत भरे आयोजन भी आयोजित किए गए हैं। विभिन्न राज्यों में सरकारी छुट्टियां और अवकाश घोषित किए गए हैं, जिससे बच्चों और युवाओं को भी त्योहार में भाग लेने का मौका मिला है। उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बिहार और कई राज्यों में स्कूलों और कार्यालयों को 2 से 3 दिनों के अवकाश की घोषणा की गई है, ताकि परिवार के साथ समय बिताया जा सके। इस वर्ष की होली रंग, संगीत, संस्कृति और सामाजिक सौहार्द का मिश्रण है, जहां पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ आधुनिक आयोजनों और भागीदारी ने त्योहार को और भी जीवंत बना दिया है। अगली बड़ी खबर, भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की पावन भूमि वृंदावन में आज होली की धूम पूरे उत्साह और भक्ति के साथ चल रही है। ब्रज क्षेत्र की होली देश विदेश से आए लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित कर रही है, जहां रंगों, भक्ति और मिलन का अनोखा समन्वय देखने को मिल रहा है। आज वृंदावन की गलियों, मंदिरों और पुनीत स्थलों पर श्रद्धालु सुबह से ही गुलाल और रंगों के साथ राधे राधे के जयकारों के बीच होली खेल रहे हैं। मथुरा वृंदावन की पारंपरिक होली में जहां भक्तिमय गीत और भजन गूंज रहे हैं, वहीं लोग एक दूसरे के गालों पर रंग लगाकर पारस्परिक मित्रता और भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। इस बार के उत्सव में ब्रज मंडल यानी कि मथुरा वृंदावन में लगभग 44 लाख से अधिक श्रद्धालु होली के रंगों का आनंद लेने पहुंचे हैं। सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं और अब तक कुछ 26 हुड़दंगियों के खिलाफ कार्रवाई भी की गई है, ताकि त्योहार सुरक्षित रूप से संपन्न हो सके। वृंदावन में होली सिर्फ एक दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक चलने वाला उत्सव है, जिसमें लड्डू होली, लठमार होली, फूलों की होली जैसे विविध आयोजन शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में भक्ताना संगीत, भजन कीर्तन और फूलों गुलाल से रंग भरी प्रार्थनाएं शामिल हैं। इस वर्ष वृंदावन में एक नई परंपरा भी उभर कर आई है, जहां 200 से अधिक विधवा महिलाओं ने गोपीनाथ मंदिर में होली खेली, जो पहले सामाजिक रूढ़ियों के कारण उनसे अलग रखी जाती थी। इस परिवर्तन को समाज में समानता और सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जा रहा है। आज मंदिरों में राधा कृष्ण की मूर्तियों के सामने रंग चढ़ाने का क्रम जारी है। श्रद्धालु इस पावन अवसर में भक्ति, प्रेम और आनंद को अनुभव कर रहे हैं। ब्रज की होली को भगवान कृष्ण और राधा रानी के दिव्य प्रेम से जोड़कर मानना खास रूप से श्रद्धेय है, जिससे लोगों में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार होता है। जैसा कि पूरे देश में जारी अपील है, लोग प्राकृतिक और सुरक्षित रंगों का ही उपयोग कर रहे हैं और किसी भी प्रकार की हिंसा या हानिकारक व्यवहार से बच रहे हैं। प्रशासन और मंदिर समितियां इस बात का विशेष ध्यान रख रही हैं कि होली का उत्सव प्रेम और सौहार्द से संपन्न हो। आज वृंदावन की होली न केवल रंगों और संगीत के माध्यम से बल्कि भक्ति, संस्कृति और सामाजिक परिवर्तन के मेल से भी यादगार बन रही है। यहाँ का त्योहार हर उम्र, लिंग और पृष्ठभूमि के लोगों को एक साथ रंगने और मानने का अद्भुत अवसर प्रदान कर रहा है। यही है वृंदावन की होली का असली आकर्षण। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।